प्रश्न नंबर है आपका 3831। ट्रेवनियर, बारबोसा, मनुची और पेस ये सभी कौन थे? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में अधिकारी थे, भारत में यूरोपीय पर्यटक थे, भारत में आंग्ल फ्रांसीसी युद्धों में शामिल थे, एक दूसरे के समकालीन थे। तो ट्रेवनियर, बारबोसा और मनुची और पेस ये सभी कौन थे? तो ये थे आपके भारत में यूरोपीय पर्यटक। तो इनको क्या बोला गया है? पर्यटक बोला गया है ट्रेवनियर, बारबोसा, मनुची और पेस को। अगला प्रश्न है 3832। बुंदेलों की राजधानी ओरछा का स्वर्ण युग किसे माना जा सकता है? 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध या 18वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। तो बुंदेलों की राजधानी आपकी ओरछा में रही है, तो ओरछा का स्वर्ण युग कब माना गया है? यह माना गया है 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को। ऑप्शन नंबर डी। तो जो ओरछा है काफ़ी, इसमें कंदरिया महादेव वगैरह के मंदिर है, काफ़ी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, वो पर्यटन स्थल है। अगला प्रश्न, किस किले को मुगलों ने दीर्घकाल तक शाही कारागार के रूप में उपयोग किया, यानी कि बंदी गृह के रूप में प्रयोग किया था? किसने? मुगलों ने। झांसी का किला, ग्वालियर का किला, कलिंजर, मांडू। यानी कि किस किले को मुगलों ने दीर्घकाल तक शाही कारागार के रूप में उपयोग किया? वो कौन सा किला था? वह था आपका ग्वालियर का किला। ठीक है, तो ये ग्वालियर का किला है, काफ़ी खूबसूरत है और भारत का प्रसिद्ध किला रहा है। तो किस किले का मुगलों ने दीर्घकाल तक शाही कारागार के रूप में उपयोग किया था? ग्वालियर का किले के। अगला प्रश्न, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों ने को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होती थी। तो वह क्षेत्र आपको बताना है कहाँ से सबसे ज़्यादा अफीम और सोरा प्राप्त होती थी। गुजरात से, बिहार से, बंगाल से, मद्रास से। प्रश्न क्या है? उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होती थी। वह कहाँ से प्राप्त होती थी? वह होती आपकी बिहार की। ठीक है, ये बिहार का आपका नक्शा है, इससे आपको प्रश्न याद रखने में काफ़ी सहूलियत मिलती है। तो वो कौन सा क्षेत्र था? बिहार, जहाँ पे क्या सबसे ज़्यादा पाई जाती थी? सोरा और अफीम। अगला प्रश्न 3835। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदूत भूमि, चुंगी कर, सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन, बुवाई कर। प्रश्न क्या है? मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है, तो वह किसको इंगित करता था? वह करता था ऑप्शन नंबर ए, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। यानी जो विद्वानों को क्या दी थी? राजस्व, यानी कि उनसे कर नहीं लिया जाता था और उनको भूमि दी जाती थी। किसके द्वारा? राजा के द्वारा। उसको क्या बोला जाता था? उसको बोला जाता था मदद ए मास। ठीक है, तो मुगल प्रशासन में जो विद्वानों के लिए भूमि दी जाती थी उनके जीवन निर्वाह के लिए, तो उसको क्या बोला जाता था? मदद ए मास। उससे राजस्व नहीं लिया जाता था। अगला प्रश्न, मुगल प्रशासन में महोत्सव शब्द का क्या अर्थ था? विदेश विभाग का मुख्य था, सेनाधिकारी, लोक आचरण अधिकारी, पत्र व्यवहार विभाग के अधिकारी। तो मुगल प्रशासन में एक शब्द था, वह शब्द क्या था? महोत्सव। इसका क्या अभिप्राय था? तो इसका अभिप्राय था लोक आचरण अधिकारी। यानी कि जो महोत्सव था इसका क्या संबंध था? लोक आचरण अधिकारी को क्या बोला जाता था? महोत्सव। अगला प्रश्न, आब बाब क्या थे? स्मारक, उपकर, पुरस्कार, घोषणा। प्रश्न क्या है? आब बाब क्या थे? यह थे आपके ऑप्शन नंबर बी, उपकर। ठीक है, तो मुगल काल में एक शब्द था आब और बाब। यह क्या था? यह उपकर था। अगला प्रश्न, काबूलियत और पट्टा किससे संबंधित थे? यातायात व्यवस्था से, सैनिक प्रशासन से, वाणिज्यिक नीति से, राजस्व बंदोबस्त से। प्रश्न क्या है? काबूलियत और पट्टा किससे संबंधित थे? तो यह संबंधित थे ऑप्शन नंबर डी, राजस्व बंदोबस्त से। तो जो मुगल कालीन में शब्द था कौन सा? काबूलियत और पट्टा। यह संबंधित किससे था? राजस्व बंदोबस्त से। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, मुगल प्रशासन में फौजदार निम्नलिखित में से एक का अधिकार था? ग्राम, नगर, जिला,
सूबा। प्रश्न क्या है, मुगल प्रशासन में फौजदार था, ठीक है, तो उसका क्या कार्य, उसका क्या अधिकार था, वह यानी किसका प्रमुख था, तो वह था आपका जिला का प्रमुख। तो मुगल काल में जिले के प्रमुख को क्या बोला जाता था, फौजदार। ऑप्शन नंबर इसका सी। तो मुगल प्रशासन में फौजदार निम्न में से एक का अधिकार था, वह क्या था, आपका जिला। अगला प्रश्न, पुर्तगालियों ने भारत को निम्न में से किस फसल से पहली बार परिचय कराया, मिर्च से, कॉफी, तंबाकू, मूंगफली। प्रश्न क्या है, पुर्तगालियों ने भारत को निम्न में से किस फसल से पहली बार परिचय किया था, वह किससे किया था, तंबाकू। ठीक है, तो ये भारत की आज बर्बादी बन चुकी है तंबाकू। ठीक है, इससे काफ़ी कैंसर वगैरह हो रही हैं लोगों को। तो पुर्तगालियों ने किससे परिचित कराया था, तंबाकू से। अगला प्रश्न, मनसबदार जिन्हें मुद्रा के रूप में वेतन दिया जाता था उन्हें कहा जाता था जागीरदार, नगदी, अमीर, मिर्जा। प्रश्न क्या है, मनसबदार जिन्हें मुद्रा के रूप में वेतन दिया जाता था उनको क्या कहा जाता था, तो उनको कहा जाता था ऑप्शन नंबर बी, नगदी। ठीक है, तो मनसबदार थे जिन्हें मुद्रा के रूप में वेतन दिया जाता था उन्हें क्या कहा जाता था, नगदी। अगला प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इसमें कि वे सिख राज्य के संस्थापक थे, उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया, उन्होंने सिखों को शांत प्रिय बनाया, उन्होंने औरंगजेब को पराजित किया। प्रश्न क्या है, गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इसमें है कि गुरु गोविंद सिंह की महानता किसमें निहित है, कि उन्होंने सिखों की सैन्य व्यवस्था का गठन किया था। ऑप्शन नंबर बी। तो गुरु गोविंद सिंह की महानता किसमें निहित है, कि उन्होंने सिखों की सैन्य व्यवस्था का गठन किया। अगला प्रश्न, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया, मारवाड़ के रामचंद्र सेन, बीकानेर के राजा जय सिंह, आमेर के राजा भारमल, मेवाड़ के महाराजा अमर सिंह। प्रश्न क्या है, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया, वह कौन थे, तो वह थे आपके मारवाड़ के रामचंद्र सेन। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था, चंदेलों ने, बुंदेला ने, मुगलों ने या सिंधिया ने। तो वह कौन सा वंश था जिसने ओरछा को, ठीक है, तो ये एमपी में पड़ता है ओरछा, बुंदेलखंड में, ठीक है, बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था। एक किसने बनाया था, तो ये बनाया था आपके बुंदेलों ने। ठीक है, तो बुंदेलों ने क्या बनाई थी, अपनी राजधानी बनाई थी कहाँ पे, ओरछा में। ये ओरछा है आपका। अगला प्रश्न, 38 से 45, 18वीं सदी का वह कौन हिंदू शासक था जिसने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था, मारवाड़ के अभय सिंह, पेशवा बाजीराव प्रथम, मेवाड़ के राजा जगत सिंह, आमेर के सवाई जय सिंह। प्रश्न क्या है, 18वीं सदी का वह कौन हिंदू शासक था जिसने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था, तो वह कौन था, तो वह था आपका डी, आमेर के सवाई जय सिंह। इन्होंने क्या किया था, 2 अश्वमेध यज्ञ बनवाई थी और इन्होंने 5 जगह वेधशालाओं का निर्माण किया था। और इनकी वो कौन सी थी उपाधि, मिर्जा राजा जय सिंह। किसने दी थी, जादा शाह ने दी थी। तो 18वीं सदी का वह कौन हिंदू शासक था जिसने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था, वह थी आमेर के सवाई जय सिंह। अगला प्रश्न, अता अली खां किसका नाम था, अबुल फैजी, अबुल फजल, टोडरमल, आदम खां, इनमें से कोई नहीं। तो अता अली खां किसका नाम था, तो अता अली खां नाम था, वह था आपका इनमें से किसी का भी नाम नहीं है, ना तो अबुल फैजी, अबुल फजल, टोडरमल, आदम खां। तो अता अली खां किसका नाम है, किसी का नहीं। अगला प्रश्न, मुगलों से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत कुल कौन था, कछवा, हाड़ा, राठौर या गोहलोत। तो मुगलों से जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे वह सबसे पहला राजपूत वंश कौन सा था, वह था आपका कछवा। ठीक है, तो ये कछवा नरेश हैं, इन्होंने क्या किया था, मुगलों से अपनी पुत्रियां ब्याही थी, यानी उनसे राजनीतिक वैवाहिक संबंध इन्होंने स्थापित किए थे।
तो मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला कौन सा राजपूत वंश था? कछवा। अगला प्रश्न है 3848। मुगल काल में नस्क क्या था? भूमि की नाप की इकाई, भू लगान निर्धारण की एक विधि, जमींदारी क्षेत्र, कर रहित भूमि अनुदान। तो मुगल काल में नस्क क्या था? तो मुगल काल में नस्क था वह था भू लगान निर्धारण की एक विधि। इसको क्या बोला गया है? मुगल काल में नस्क बोला गया है। ठीक है, तो मुगल काल में नस्क क्या था? भू लगान निर्धारण की एक विधि। अगला प्रश्न, मुगल काल में करोड़ी कौन था? बैंकर्स, व्यापारी, भू राजस्व अधिकारी, उपर्युक्त में कोई नहीं। तो मुगल काल में करोड़ी कौन थे? तो वह थे आपके ऑप्शन नंबर सी, भू राजस्व अधिकारी। तो मुगल काल में भू राजस्व अधिकारी को क्या बोला जाता था? करोड़ी। प्रश्न नंबर है आपका 3850। तो 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के आरंभ के कृषि इतिहास के बारे में अनुसंधान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य स्रोत सबसे अधिक उपयोगी होगा? व्यक्तिगत राजस्व अभिलेख, समकालीन यात्रियों के विवरण, मुगल दरबारों के दस्तावेज और इतिवृत्त, ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेख। तो प्रश्न आपका क्या है? 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के प्रारंभ के कृषि इतिहास के बारे में अनुसंधान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य स्रोत सबसे अधिक उपयोगी होगा? वह कौन सा होगा? वह होगा मुगल दरबारों के दस्तावेज और इतिवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी। तो मुगल दरबारों के दस्तावेज और इतिवृत्ति। अगला, अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? यह भेंट। ठीक है, तो पेशवा बालाजी विश्वनाथ, राजा साहू शिवाजी के पुत्र संभाजी के पुत्र, पेशवा बालाजी राव, नवाब अली बहादुर पेशवा बालाजी राव प्रथम का पुत्र। कौन? मस्तानी नामक पत्नी से। तो प्रश्न आपका क्या है? अजमेर में जो ख्वाजा मुइनुद्दीन की चिश्ती की दरगाह है, ठीक है, तो सबसे पहले जो मराठा कौन था जिसने भेंट भेजी थी? तो वह मराठा था आपका ऑप्शन नंबर बी, राजा शिवाऊ, जो कौन था? शिवाजी का पुत्र था, पौत्र यानी पोता, और संभाजी का पुत्र था। तो अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर या भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? राजा साहू। अगला प्रश्न, गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? कर्नाटक, हैदराबाद, बीजापुर, बेंगलोर। तो गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो गोलकुंडा वर्तमान में क्या कहा जाता है? वह कहा जाता है हैदराबाद। ठीक है, तो पहले गोलकुंडा था, अब उसकी जगह क्या है? हैदराबाद। तो जो गोलकुंडा का किला है काफ़ी खूबसूरत किला माना जाता है। ठीक है, तो गोलकुंडा वर्तमान में क्या कहा जाता है? हैदराबाद। अगला प्रश्न 3853। भारत से व्यावसायिक संबंध स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन था? हॉलैंड, पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस। यानी कि वह यूरोपीय देश जो भारत से सबसे पहले व्यापारिक संबंध स्थापित इसने किए थे, वह कौन सा देश था? पुर्तगाल। ठीक है, तो ये पुर्तगाली हैं, जो यहाँ पे क्या है खेल हो रहा है मुर्गा मुर्गी का, ठीक है, लड़ाने का है ना। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? भारत में व्यापार संबंध स्थापित किए भारत से। तो भारत में व्यावसायिक संबंध स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन था? वह थे आपके पुर्तगाली। अगला प्रश्न, मीर बख्शी जिस विभाग को संभालता था वह था राजस्व, सेना, दान या शाही पत्रोत्तर। प्रश्न आपका क्या है? जो मीर बख्शी था जिस विभाग को संभालता था उस विभाग का नाम क्या था? तो उस विभाग का नाम था सेना, यानी सेना का प्रमुख को क्या बोला गया है? मीर बख्शी। ठीक है, तो जो मीर बख्शी है ये सेना का प्रमुख होता था। अगला प्रश्न, मुगल प्रशासन में वह मंत्री जो नौसेना का प्रधान था क्या कहलाता था? दीवान, सिपाही सालार, फौजदार, मीर बख्शी। क्या प्रश्न है? मुगल प्रशासन में वह मंत्री जो नौसेना का प्रधान था क्या कहलाता था? तो वह कहलाता था मीर बख्शी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? मीर बख्शी, शाहाना ए पील, वजीर
या सावाहिनीगार। तो मुगल काल में सेना का प्रधान को क्या बोला जाता था? मीर बख्शी। ठीक है, मीर बख्शी। अगला प्रश्न, मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था आय व्यय का लेखा रखना, किसानों से टैक्स वसूल करना, न्याय देना, भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। प्रश्न क्या है? मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था। तो मीर बख्शी का क्या कर्तव्य था? तो वह था आपका ऑप्शन नंबर डी, भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। तो ये किसका कार्य था? मीर बख्शी का। अगला प्रश्न, बेगम मुमताज महल का मूल नाम क्या था? गुलबदन बानो, मेहरुन्निसा, रोशन आरा, आरजूमंद बानो। प्रश्न क्या है? बेगम मुमताज महल का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम क्या था? मूल नाम आरजूमंद बानो। तो बेगम मुमताज महल का मूल नाम क्या था? आरजूमंद बानो। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे बंदोबस्त व्यवस्था भी कहा जाता है? दयसाला, जब्ती, नसक, कानकूत। तो निम्न में से किसे बंदोबस्त व्यवस्था भी कहा जाता है? तो बंदोबस्त व्यवस्था किसे कहा जाता था? वह कहा जाता था दयसाला को। ऑप्शन नंबर ए। तो किसे बंदोबस्त व्यवस्था कहा गया है मुगल काल में? वह कहा गया है दयसाला को। अगला प्रश्न, भू राजस्व वसूली हेतु ठेका दिए जाने की प्रथा के लिए शब्दावली थी? इजारा, ठेका, जब्ती, कनकूत। प्रश्न क्या है? जब मुगल काल में भू राजस्व वसूली हेतु क्या दिया जाता था? ठेके दिए जाते थे। जाने की प्रथा का क्या नाम था? तो वह था आपका इजारा। तो इजारा किसको बोला गया है? जो कि राजस्व वसूल करने के लिए ठेके दिए जाते थे। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता था? इजारा। अगला प्रश्न, व्यापारियों द्वारा दस्तकारों को वांछित माल की प्राप्ति हेतु दी गई अग्रिम धनराशि के लिए किस शब्दावली का इस्तेमाल होता था? दस्तूरी, तकावी, ददनी, उपरोक्त में कोई नहीं। तो व्यापारियों द्वारा दस्तकारों को वांछित माल की प्राप्ति हेतु दी गई अग्रिम धनराशि के लिए किस शब्दावली का इस्तेमाल होता था? तो किसका इस्तेमाल होता था? वह होता था ददनी का। ऑप्शन नंबर सी। तो ये व्यापारियों द्वारा दस्तकारों को वांछित माल की जो प्राप्ति हेतु दी गई अग्रिम धनराशि के लिए किस शब्दावली का इस्तेमाल होता था? ददनी का। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 3862, मुगल भू राजस्व प्रशासन में हमें महसूल नामक एक शब्द मिलता है, इससे आप क्या समझते हैं? वास्तविक राजस्व, अनुमानित राजस्व, राजस्व की बकाया रकम या खालसा भूमि से राजस्व। तो मुगल भू राजस्व प्रशासन में हमें महसूल नामक एक शब्द मिलता है, इससे आप क्या समझते हैं? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक राजस्व। ठीक है, तो मुगल भू राजस्व प्रशासन में हमें महसूल नामक एक शब्द मिलता है, उससे आप क्या समझते थे? वास्तविक राजस्व। अगला प्रश्न, मुगल काल में निम्नलिखित में से किसके अधिकार असीमित थे? वजीर ए तनफीज, वजीर ए तबीज, मीर बख्शी, मीर ए सामा। तो मुगल काल में निम्नलिखित में से किसके अधिकार असीमित थे? यानी किसको अधिकार दिए गए थे जो अधिकार असीमित थे? वह थे मीर बख्शी को। तो मुगल काल में एक ही अधिकारी था जिसको अधिकार कैसे दिए गए थे? असीमित। उससे उसके ऊपर कौन था? राजा था। ठीक है, उसको तो असीमित अधिकार थे ही, लेकिन एक पद को भी असीमित अधिकार दिए गए थे। किसको? मीर बख्शी को। प्रश्न नंबर आपका 3864, मुगल राज्य के स्वरूप को देखते हुए इनमें से किस विद्वान ने यह तर्क दिया कि मुगल भारत में राज्य की अनूठी विशेषता यह थी कि इसने शोषक वर्गों के लिए केवल संरचनात्मक भुजा के रूप में ही भूमिका नहीं निभाई, बल्कि यह स्वयं शोषण का प्रमुख जरिया या धन था? सतीश चंद्र, इरफान, अथर अली, JF रिचर्ड्स। ठीक है, तो प्रश्न आपका क्या था? मुगल राज्य के स्वरूप को देखते हुए इनमें से किस विद्वान ने यह तर्क दिया कि मुगल भारत में राज्य की अनूठी विशेषता यह थी कि इसमें शोषक वर्गों के लिए केवल संरचनात्मक भुजा के रूप में ही भूमिका नहीं निभाई, बल्कि यह स्वयं शोषण का प्रमुख जरिया या धन था?
तो ये किसने कहा था? तो यह कहा था आपका ऑप्शन नंबर सी, अतर अली ने। अगला प्रश्न 3865, शब्द और अर्थ के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मौजा विद्रोही राज्य क्षेत्र, बी खलीसा वे गांव जहां की आय सीधे राज्य कोष में जाती थी, सी इनाम विद्वान तथा धार्मिक व्यक्ति को आवंटित भूमि, डी जागीर मनसबदारों को उनके वेतन एवज में दिया गया राज्य क्षेत्रीय आवंटन। प्रश्न क्या है? शब्द और अर्थ के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मौजा विद्रोही राज्य क्षेत्र, खलीसा वे गांव जहाँ की आय सीधे राज्य कोष में जाती थी, इनाम विद्वान तथा धार्मिक व्यक्ति को आवंटित भूमि, जागीर मनसबदारों को उनके वेतन के एवज में दिया गया राज्य क्षेत्रीय आवंटन। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपको कौन सही है? सुमेलित नहीं है, वह नहीं है मौजा विद्रोही राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो तीनों से सुमेलित हैं। खलीसा वे गांव जहाँ की आय सीधे राज्य कोष में जाती थी, इनाम विद्वान तथा धार्मिक व्यक्ति को आवंटित भूमि, उसको क्या बोला जाता था? इनाम। जागीर किसको बोला जाता था? मनसबदारों को उनके वेतन के एवज में दिया गया राज्य क्षेत्रीय आवंटन। इनमें से कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। दयशाला, जाप्ती, नसक, कानूकट। प्रश्न क्या है? इनमें से कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो वह किसको जाना जाता था? वह जाना जाता था ऑप्शन नंबर ए, दयशाला को।